आधी रात का समय है। शहर की सड़कें सूनी हैं और कोहरे की एक महीन चादर जमीन पर बिछी हुई है। आप टहलते हुए शहर के बाहरी इलाके में पहुंचते हैं, जहां कल तक सिर्फ खाली मैदान था। लेकिन आज आपकी आंखों के सामने कुछ ऐसा है जो तर्क और विज्ञान को चुनौती देता है। एक विशाल, काला और सफेद सर्कस। यहां कोई चटकीले रंग नहीं है, कोई लाल पीला शामियाना नहीं है। सब कुछ सिर्फ दो रंगों में सिमटा है, गहरा काला और दूधिया सफेद। लोहे के ऊंचे द्वारों पर एक तख्ती लटकी है, ले सिर्क दे गैव, यानी सपनों का सर्कस। कोई शोर नहीं, कोई ढोल ताशे नहीं, बस एक अजीब सी खामोशी जो आपको अपनी ओर खींचती है। यह सर्कस सूरज ढलते ही अपनी आंखें खोलता है और सूरज की पहली किरण के साथ हवा में विलीन हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस जादुई दुनिया के तंबुओं के पीछे जो खेल खेला जा रहा है, वह किसी भी आम सर्कस से कहीं ज्यादा खतरनाक और गहरा है। यह कोई साधारण मनोरंजन नहीं है, बल्कि दो महान जादूगरों के बीच छिड़ी एक ऐसी जंग है जो सदियों से चली आ रही है। यह कहानी है एरिन मॉर्गनस्टर्न की कालजयी रचना द नाइट सर्कस की। एक ऐसी दुनिया जहां जादू असली है, जहां प्यार एक सजा है और जहां खेल का मैदान इंसान की रूह है। इस कहानी की शुरुआत होती है 19वीं सदी के अंत में। दो पुराने जादूगर, हेक्टर बोवेन, जिन्हें प्रोस्पेरोद एन्चांटर कहा जाता है, और उनके रहस्यमयी प्रतिद्वंद्वी, जिन्हें लोग सिर्फ मिस्टर एएच या ग्रे सूट वाले सज्जन के नाम से जानते हैं। हेक्टर और एएच के बीच एक पुरानी बहस है। हेक्टर का मानना है कि जादू एक प्राकृतिक प्रतिभा है जो खून में होती है। वह जादू को कच्चा, शक्तिशाली और अनियंत्रित मानता है। दूसरी ओर एएच का मानना है कि जादू एक विज्ञान है, जिसे सालों की तपस्या, किताबों और कड़े अनुशासन से सीखा जा सकता है। अपनी अपनी विचारधारा को श्रेष्ठ साबित करने के लिए वे एक चैलेंज, यानी एक प्रतियोगिता शुरू करते हैं। यह कोई आम प्रतियोगिता नहीं थी। इसमें मोहरे जीते जागते इंसान थे। हेक्टर अपनी ही 5 साल की बेटी सीलिया बोवेन को चुनता है। सीलिया के पास बचपन से ही ऐसी ताकत थी कि वह अपनी इच्छा शक्ति से चीजों को तोड़ और जोड़ सकती थी। हेक्टर उसे सिखाने के लिए क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। वह उसके हाथ काट देता है ताकि वह दर्द में भी उन्हें जादू से जोड़ना सीखे। वह उसे एक औजार की तरह इस्तेमाल करता है। दूसरी तरफ मिस्टर एएच एक अनाथालय से एक शांत और गंभीर लड़के को चुनते हैं, जिसका नाम रखा जाता है मार्को अलास्टेयर। मार्को के पास कोई जन्मजात शक्ति नहीं थी। उसे एएच एक बंद कमरे में हजारों पुरानी किताबों के बीच रखते हैं। मार्को सालों तक सिर्फ पढ़ाई करता है, संकेतों, सिंबल्स को समझता है और अपनी कल्पना शक्ति को इतना मजबूत बनाता है कि वह असलियत को बदल सके। इन दोनों बच्चों को यह तो पता था कि उनका सामना एक प्रतिद्वंद्वी से होगा, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि वह कौन है, कहाँ है और इस खेल के नियम क्या हैं। उन्हें बस तैयार किया गया, एक ऐसी जंग के लिए जिसका अंत केवल विनाश था। इस खेल को खेलने के लिए एक स्टेज की जरूरत थी, और वह स्टेज बना ले सिर्क दे रेव्स। 1886 में एक रईस और कला प्रेमी व्यक्ति चांड्रेश लेफेवर के मन में एक ऐसे सर्कस का विचार आता है जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो। वह अपने साथ बेहतरीन कलाकारों, वास्तुकारों और इंजीनियरों की एक टीम बनाता है। लेकिन चांड्रेश को यह नहीं पता था कि उसके दिमाग में यह विचार मिस्टर एएच ने डाला था। मार्को को चांड्रेश के असिस्टेंट के रूप में काम पर रखा जाता है। मार्को का असली काम सर्कस के ढांचे में जादुई जाल बुनना था। वहीं सीलिया सर्कस में एक इल्यूजनिस्ट, यानी जादूगरनी बनकर शामिल होती है। जब लोग सीलिया को स्टेज पर देखते हैं तो वे दंग रह जाते हैं। वह अपनी उंगलियों के इशारे पर लोगों के कपड़े बदल देती है, लोहे को तरल बना देती है और हवा में फूल उगा देती है। दर्शकों को लगता है कि यह सिर्फ हाथ की सफाई है, लेकिन पर्दे के पीछे मार्को समझ जाता है, यही उसकी प्रतिद्वंद्वी है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। सर्कस के अंदर हर टेंट एक नया अजूबा था। यह सिर्फ मनोरंजन नहीं था, बल्कि मार्को और सीलिया के बीच का संवाद था। जब मार्को एक जादुई टेंट बनाता तो सीलिया उसका जवाब उससे भी शानदार निर्माण से देती। दी क्लाउड टेंट, एक ऐसा कमरा जहां आप जमीन पर नहीं बल्कि रुई जैसे मुलायम बादलों पर चलते हैं। यहां गुरुत्वाकर्षण का कोई नियम काम नहीं करता। दाइस गार्डन, एक टेंट जहां सब कुछ सफेद बर्फ और पाले से बना है।
वहां ठंडी हवाएं चलती हैं और बर्फ के पेड़ पौधे ऐसे लगते हैं जैसे अभी बोल उठेंगे। द लेबिरिंथ, भूल भुलैया, शीशों का एक ऐसा रास्ता जहां आप खुद को खो देते हैं और आपकी परछाइयां आपसे बातें करने लगती हैं। द ट्री ऑफ विशेज, एक विशाल पेड़ जहां लोग अपनी इच्छाएं एक मोमबत्ती के रूप में लटकाते हैं। सर्कस के बीचों बीच एक विशाल जादुई घड़ी थी जिसे हर्ल वेन विलियम्स ने बनाया था। यह घड़ी हर घंटे एक नया नजारा दिखाती थी, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक काली हकीकत छिपी थी। यह सर्कस इन दोनों खिलाड़ियों की शक्तियों पर टिका था। जैसे जैसे सर्कस बढ़ता गया, इन दोनों की ताकत भी बढ़ती गई, लेकिन साथ ही खतरा भी। खेल का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब मार्को और सीलिया एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे जिसे हराने की कोशिश कर रहे हैं वही उनका हमसफर है। वे शब्दों से ज्यादा जादू के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं। मार्को सीलिया के लिए पूरा एक मैजिकल बॉनफायर, जादुई अलाव बनाता है जिसकी आग कभी ठंडी नहीं होती। सीलिया मार्को के लिए अपनी शक्तियों से ऐसे अनुभव पैदा करती है जो किसी इंसान ने कभी महसूस नहीं किए। उनकी मोहब्बत इस खेल की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। मिस्टर एएच और हेक्टर को जब इस बात का पता चलता है तो वे खुश नहीं होते। उनके लिए सीलिया और मार्को सिर्फ दो मोहरे थे जिन्हें एक दूसरे को खत्म करना था। उन्हें यह पता चलता है कि खेल का नियम बेहद क्रूर है। यह खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक एक खिलाड़ी जीवित है। खेल का अंत एक की मौत है। इस कहानी में सिर्फ जादूगर नहीं है, बल्कि उन लोगों की दास्तान भी है जो इस सर्कस से जुड़े थे। विजेट और पोपेट, ये दो जुड़वां भाई बहन हैं जिनका जन्म सर्कस की पहली रात को हुआ था। विजेट के पास अतीत को देखने की शक्ति है और पोपेट भविष्य देख सकती है। वे सर्कस की नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। चैंड्रेश लेफेवर, जो धीरे धीरे अपनी याददाश्त खोने लगता है क्योंकि वह इस भारी जादू के बीच रहने के लायक नहीं था। वह उस खेल का शिकार हो जाता है जिसे उसने खुद शुरू किया था। द रिवेयर्स रिवर्स, ये सर्कस के वो पागल दीवाने थे जो अपनी पहचान के तौर पर गले में एक लाल स्कार्फ पहनते थे। वे पूरी दुनिया में इस सर्कस का पीछा करते थे। उनके लिए यह सर्कस एक धर्म बन चुका था। जैसे जैसे साल बीतते हैं, सर्कस का संतुलन बिगड़ने लगता है। हेक्टर बोवेन, जो अब एक रूह गोस्ट बन चुका था, सीलिया को मानसिक रूप से प्रताड़ित करना जारी रखता है। दूसरी तरफ मार्को की प्रेमिका इसाबेल, जिसने अनजाने में खेल को संतुलित करने में मदद की थी, भी इस जाल में फंस जाती है। सर्कस की जादुई आग बुझने लगती है। सीलिया को समझ आता है कि अगर खेल जारी रहा तो सर्कस के अंदर के सभी लोग जो अमर हो चुके थे अचानक बूढ़े होकर मर जाएंगे या गायब हो जाएंगे। वह इस खेल को हमेशा के लिए खत्म करने का निर्णय लेती है। वह मार्को के साथ मिलकर एक अंतिम जादू करती है। वह अपनी और मार्को की शारीरिक अस्तित्व को खत्म कर देती है, लेकिन अपनी रूहों को सर्कस की ऊर्जा में समाहित कर देती है। वे अब इंसान नहीं रहे, वे उस धुएं, उस रोशनी और उस जादू का हिस्सा बन गए जो द नाइट सर्कस है। जब सीलिया और मार्को गायब हो जाते हैं तो सर्कस को संभालने के लिए एक नए रक्षक की जरूरत होती है। वह रक्षक बनता है बैली। बैली एक साधारण लड़का था जो सर्कस के जादू से प्यार करता था। विजेट और पोपेट उसे चुनते हैं। बैली को एक पुरानी सिल्वर की डिब्बी दी जाती है जिसमें सर्कस की पूरी आत्मा बसी थी। वह इस सर्कस को आगे ले जाने की शपथ लेता है। अब सर्कस को किसी खेल की जरूरत नहीं थी, अब वह सिर्फ जादू और सपनों के लिए जीवित था। द नाइट सर्कस हमें सिखाती है कि प्यार किसी भी बंधन, किसी भी खेल और किसी भी मौत से बड़ा है। सीलिया और मार्को ने जीत को नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ को चुना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया में भी जादू है, बस उसे देखने के लिए हमारे पास रेवेयर जैसा दिल होना चाहिए। सर्कस आज भी चल रहा है। वह शहर शहर घूमता है, कभी लंदन की गलियों में तो कभी न्यूयॉर्क के किसी पार्क में। अगर आप कभी रात को बाहर निकलें और आपको दूर से कोई काला सफेद तंबू दिखे जहां से दालचीनी और कैरामेल की खुशबू आ रही हो, तो समझ जाइएगा कि आप सपनों के सर्कस के पास हैं। वहां जाइएगा, उन अद्भुत टेंटों को देखिएगा, लेकिन याद रखिएगा, अंदर जो कुछ भी है वह सिर्फ हाथ की सफाई नहीं है। वह सीलिया और मार्को की अमर मोहब्बत का प्रमाण है। और हां, अपना लाल स्कार्फ पहनना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, यह थी एरिन मॉर्गनस्टर्न की शानदार दुनिया की एक झलक।
क्या आपको भी लगता है कि कुछ खेल कभी नहीं खेले जाने चाहिए? या क्या आपको लगता है कि सीलिया और मार्को का बलिदान सार्थक था? इस कहानी की गहराई को शब्दों में समेटना मुश्किल है, लेकिन उम्मीद है कि आपको यह जादुई सफर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही और जादुई और रहस्यमयी कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप कभी भी सपनों की दुनिया से दूर न हों।